1947 में आजादी के बाद केंद्र सरकार के सामने समस्या थी कि राजधानी दिल्ली में दो सरकारें कैसे काम करेंगी। इसके लिए राज्य सरकार अधिनियम के तहत सीमित अधिकारों वाली दिल्ली विधानसभा का गठन 17 मार्च 1952 को किया गया। इसके बाद चुनाव भी हुए और कांग्रेस ने जीत हासिल कर चौधरी ब्रह्म प्रकाश को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद साल 1955 में कांग्रेस के गुरमुख निहाल सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला और फिर 1956 में दिल्ली में विधानसभा की व्यवस्था खत्म कर दी गई। 10 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर साल आता है 1966 और विधानसभा की जगह मेट्रोपॉलिटन काउंसिल यानी कि महानगरीय परिषद को लाया जाता है, जिसके बाद दिल्ली केंद्र शासन के अधीन चली गई। महानगरीय परिषद में सदस्य तो थे, लेकिन उनके पास ताकत नहीं थी। लिहाजा इन सभी सदस्यों का काम सिर्फ केंद्र सरकार को सलाह देना रह गया था। दिल्ली की छोटी छोटी जन समस्याओं को सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर साल आता है 1991 और राजनीतिक समीकरणों में फिर उठापटक होती है। दिल्ली को लेकर स्थानीय नेताओं के पास तब तक शिकायतों का अंबार भी लग चुका था। लिहाजा इसी साल 1991 में संविधान संशोधन एक्ट 239 ए के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला और दिल्ली के अधिकार क्षेत्रों का प्रसार हुआ। इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली की अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद मिलने का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद दिल्ली को 70 विधानसभा सीटों में बांटा गया और नवंबर 1993 में 6 पार्टियों के बीच चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा ने 49 सीटों पर जीत दर्ज कर मोतीनगर के विधायक और संघ के करीबी मदन लाल खुराना को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठाया। आप सोच रहे होंगे कि आज दिल्ली का इतिहास क्यों दोहराया जा रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच 1966 वाली व्यवस्था की तरह एक नई व्यवस्था लाकर दिल्ली सरकार को 1966 की तरह कमजोर किया जा रहा है। क्या है ये द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 और इसके पीछे की कहानी। दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 पेश किया, जिसके बाद दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे और इसको लेकर एक बार फिर दिल्ली और केंद्र में जंग छिड़ गई है। जैसा कि पहले बताया, संविधान में अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली राज्य में विधानसभा बनाई गई थी। इस अनुच्छेद 239 ए को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये खबर में आगे कई बार इसका जिक्र होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 239 ए के अनुसार विधानसभा को दिल्ली राज्य या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। सिर्फ 3 क्षेत्र यानी कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में दिल्ली सरकार काम कर सकती है, उनके लिए कानून बना सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि चुनी हुई दिल्ली सरकार राज्य के सिस्टम को चलाएगी, जिसमें उपराज्यपाल अपनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह मानना या न मानना दिल्ली सरकार पर निर्भर करता है। उपराज्यपाल की असहमति के बावजूद भी दिल्ली सरकार अपने अधिकार क्षेत्र की व्यवस्थाओं में संवैधानिक बदलाव कर सकती है और यदि किसी काम के दौरान दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल यानी कि एलजी के बीच मतभेद आते हैं तो मामला महामहिम राष्ट्रपति के पास जाएगा। इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष मनीष सिसोदिया का कहना है कि साल 2015 में जब से वह सरकार में आए हैं, तब से ही उपराज्यपाल उनके विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। साथ ही केंद्र बैकडोर से यह मनमाने पर आमादा है कि उपराज्यपाल ही सरकार है। पूर्व में जब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में अधिकारों को लेकर तनातनी हुई, तब आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला उपराज्यपाल के पक्ष में आ जाने के बाद फैसले से असंतुष्ट होकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 जुलाई 2018 के फैसले के पैरा नंबर 277 में कहा था कि 69वें अमेंडमेंट में लाए गए अनुच्छेद 239 ए के मुताबिक सभी मंत्री अपने मंत्रालयों के जिम्मेदार हैं और हमारा संविधान केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं देता है। हर एक राज्य की विधानसभा के दायरे में आने वाले क्षेत्र के मामलों में केंद्र सरकार दखलंदाजी न करे। काम करने को लेकर सभी राज्य सरकारों को संविधान ने पूर्णतः आजादी दी हुई है, लेकिन अब जो केंद्र सरकार GNCTD अमेंडमेंट 2021 ला रही है, उसमें कई पंक्ति ऐसी हैं जिसको लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल इस अमेंडमेंट में कहा गया है कि राज्य सरकार की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून का मतलब उपराज्यपाल होगा। बिल में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार, कैबिनेट या फिर किसी मंत्री द्वारा किसी भी शासनात्मक फैसला लिया जाता है तो उसमें उपराज्यपाल की राय या मंजूरी अनिवार्य है। साथ ही दिल्ली की विधानसभा को अपनी मर्जी से कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा, जिसका असर दिल्ली राज्य में प्रशासनिक तौर पर पड़ता हो। इसको ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को हर एक फैसले की अनुमति उपराज्यपाल से लेना होगी।
इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार से ज्यादा अब उपराज्यपाल की ताकत बढ़ेगी। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार ये चुनी हुई सरकार पर ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं। दरअसल सरकार चुनाव से चुनी जाती है, जिसके लिए हम और आप वोट करते हैं। अगर बिना जनता के मतदान के ही सरकार चुनी जाएगी तो वह तानाशाही होगी। जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की चुनी हुई सरकार है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की चुनी हुई सरकार है, ठीक वैसे ही दिल्ली में भी जनता द्वारा चुनी हुई केजरीवाल सरकार है। उम्मीद है अब आपको ज्यादा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पहले के अमेंडमेंट और अब आने वाले अमेंडमेंट में यह फर्क है कि पहले के एक्ट में एलजी के पास सिर्फ 3 मामलों में पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन में ही अनुमति ली जाती थी और बाकी मामलों में एलजी को सिर्फ सूचित किया जाता था। लेकिन इस बिल के बाद लगभग हर एक मामले की फाइल एलजी के दफ्तर से होकर गुजरेगी। जरा सोचिए, अगर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के फैसलों पर एक पद विशेष पर बैठे शख्स के द्वारा फैसलों पर सहमति या असहमति ही अंतिम फैसला होगी तो ज्यादा ताकत किसके पास होगी, यह मुझे आपको बताने की शायद जरूरत नहीं है। अभी तक एलजी की असहमति के बावजूद भी दिल्ली सरकार अपने फैसलों पर काम करती है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ऐसा नहीं होगा। यदि एलजी ने किसी मामले में अपनी असहमति जता दी तो दिल्ली सरकार उस काम को आगे तब तक नहीं कर पाएगी जब तक एलजी उस पर अपनी मंजूरी न दे दे। इसी को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि विधानसभा में 8 और एमसीडी में उपचुनाव में एक भी सीट न पाकर भाजपा पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाने का काम कर रही है, जबकि भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सिर्फ उपराज्यपाल के अधिकारों को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं ताकि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के तालमेल में सुधार हो और दोनों मिलकर बेहतर काम कर सकें। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है, अगर ये बिल पास होता है तो दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के सामने सिर्फ एक याचिकाकर्ता बनकर रह जाएगी। अब आप ही सोचिए, ऐसे में कौन सही है और कौन गलत है, या आपकी इस मामले पर क्या राय है, ये हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको ये हमारा सेगमेंट कैसा लगा।